ये लास्ट पेन पे दे दीजिए। कल के क्लास में मैं मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट और आज गैसियस स्टेट का क्लास असाइनमेंट ग्रुप में शेयर करूंगा। आप लोग कल क्लास में आने से पहले प्रिंट आउट उसको लेकर आइएगा कहीं से क्लास, क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत सारा एक्टिविटी चलते रहता है। जैसे अभी टेस्ट चल रहा है तो सब कुछ का प्रिंट एक साथ दे नहीं सक पाऊँगा। तो जिनके पास भी प्रिंटर का सुविधा है वो क्लास असाइनमेंट निकाल के आइए, और नहीं तो मैं रेडी करके रखूँगा, ठीक है। और कल ही मोल कॉन्सेप्ट का भी कुछ कॉपी मैं यहाँ पे रखूँगा। जिनको आज नहीं मिला है वो कल मिल जाएगा। मुझे आज क्लास बढ़ाने दीजिए आगे। एक कौन सा लेक्चर है कुछ पता है आप लोग को? थर्टी, ओके। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आप लोग पढ़ के बताइए तो। क्या एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं? यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो भी आप मेरा प्लेलिस्ट फाइल इधर रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें मैं एक्सरसाइज का जो बात कर रहा होगा ये रहा होगा, ठीक है। क्या 2 सॉल्व कर चुके हैं? 3 सॉल्व कर चुके हैं? मतलब एक्सरसाइज 1 मोल कॉन्सेप्ट का डन। एक्सरसाइज 2 में आते हैं। क्या 1 सॉल्व कर चुके हैं? 1 2 3, जहां तक मुझे याद है सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना? हाँ ना, बोल नहीं रहे हैं। दोबारा सॉल्व करें, टाइम वेस्ट होगा ना आप लोग का। एक्सरसाइज 3 हो चुका है। एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 5 नहीं किया है, 4 तक हम लोग किया था, ठीक है। बात मत कीजिएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, स्पीड स्लो हो जाएगा ना, ऐसे आप उधर देखते रहिएगा तो बैठने का तरीका भी गलत लग रहा है। एक ही बेंच पे शिफ्ट कर जाइए, फिर आप लोग जाइए उस बेंच पे। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, ए सैंपल ऑफ KClO3 on decomposition yielded 448 ml of oxygen gas at NTP. प्लीज बात मत कीजिएगा। यहां देखेंगे स्टूडेंट, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हेल्प से सॉल्व कर दूं या पीओएससी? इसको पीओएससी से सॉल्व करते हैं, राइट। निकालना क्या है? वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन तो 1 मिनट में निकल जाएगा। कैसे? दिया हुआ क्या है? वॉल्यूम ऑफ O2 कितना? 448 ml, बट कौन सा कंडीशन पे? STP पे। तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकाल लेंगे? एक ही बात है भाई, आज के डेट में भी अब ये यहाँ तक पहुँचेगा। NTP और STP ऑलमोस्ट सेम रखिए,
वो तो वहाँ से ही बोलते आ रहे हैं, और नहीं जानते हैं तो NTP ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, STP। तो 448 आर डिवाइडेड बाई, क्या एक फार्मूला पढ़ाए थे, वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। बट इसमें कंडीशन क्या था, यहाँ नहीं देखिए, मेरा दिली ख्वाहिश ये है कि जो पढ़ाया हूँ वही बोलिएगा। मैंने ये यहाँ पे ये बोला था कि जिस कंडीशन पे टोटल वॉल्यूम रहेगा उसी कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम, करेक्ट। इसका कंडीशन, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज कंडीशन STP रहेगा? बट सर एक कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज कंडीशन STP ही रहेगा, तो फिर बाकी कंडीशन का सर मोलर वॉल्यूम मुझे याद भी नहीं रहेगा। हम लोग को एक ही कंडीशन का मोलर वॉल्यूम रटा हुआ है लाइफ में, वो कौन सा कंडीशन, अदर देन STP आपको याद है? मुझे तो याद नहीं है। तो अब इसलिए ये मेरे लिए, ये फार्मूला मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा सिर्फ STP के लिए, क्योंकि STP का वॉल्यूम डिफ़ॉल्ट में हम लोग को, अगर किसी स्टूडेंट से पूछते भी है ना 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम, बिना कंडीशन दिए हुए फिर भी बोल देते हैं, इतना हम लोग को डिफ़ॉल्ट में रटा हुआ रहता है, राइट। तो ये हो गया वॉल्यूम बाई मोल, टोटल वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। लेकिन सर अगर NTP या STP मेंशन नहीं किया हुआ रहता तब कैसे निकालते? तब ब्रह्मास्त्र का यूज करते, PV इक्वल टू NRT। कंडीशन तो दिया रहता, कंडीशन दिया रहेगा तो P और T दिया रहेगा, और V दिया हुआ तो क्या यहाँ से N निकल जाएगा, करेक्ट। और N निकल जाएगा तो हम लोग मास निकाल लेंगे। बट यहाँ पे तो STP है, तो एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर तक जनरली कोशिश मैं करता हूँ कि कम से कम PV इक्वल टू NRT आए, बट फिर भी अगर कहीं पे आता है तो हम लोग का यूज करना पड़ेगा। (448) डिवाइड बाई दिस वन, ये हो गया मोल। तो क्या मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास कर सकते हैं? और मोल आपके पास है 448 टू कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा इंटू 32, देख तो सही है। मास इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल इंटू, एक फार्मूला यही तो है, मास बाई मोलिकुलर वेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू मास इक्वल टू मोल इंटू व्हाट, मोलिकुलर वेट, करेक्ट। तो यहां से निकल जाएगा, पहला क्वेश्चन बन गया। यहां तक आइए, इसको हटाएं, एक मिनट, ओके। एक काम करो, इस सारे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिनके जिनके पास कंसंट्रेशन का नहीं है। देखो और किन को मोल कॉन्सेप्ट का नहीं मिला है स्टूडेंट, मैं प्रिंट दे ही देता हूँ अभी, बट उस बेंच पे एक आध है, तब तक उससे काम चलाइए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से यहाँ देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को PUSC के प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे यहाँ जितना भी ऑक्सीजन का एटम है वो डैम श्योर यहाँ पे रहा होगा, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन KCl3 मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, क्योंकि कंप्लीटली इसका डिकम्पोजिशन हुआ है।
क्या इसका मोल निकाल चुके हैं? लिखिए, अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। अब आप में से किसी का क्वेश्चन रहेगा, सर इसको क्या हम लोग बैलेंस करके नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं स्टूडेंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से भी बना सकते हैं, बट आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपने क्या निकाला? मैंने इसका मास m मान लिया। जल्दी जल्दी बोला कीजिएगा, सबको रिप्लाई करना है। मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 क्या मिलेगा? नंबर ऑफ किसका? अब क्या मिला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सिखाए हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका? मोल निकाले हैं इसके मॉलिक्यूल का, तो इन्हें से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मॉलिक्यूल ना। और इसमें ऑक्सीजन का, इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना एटम है? तो 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतना सारा मॉलिक्यूल में कितना एटम? इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। अब बताइए, क्या आप ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकाल चुके थे पहले क्वेश्चन में? और इसमें कितना से Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल गया? फर्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है? तो ये क्या है सर? टोटल ऑक्सीजन एटम इन राइट हैंड साइड, और ये क्या है? टोटल ऑक्सीजन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड। इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ। यहां से यहां तक Na और Na कैंसिल, ओनली अननोन इज व्हाट? M। क्या यहां से M निकल जाएगा? चलो सॉल्व कीजिए, M का वैल्यू क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 क्या आप निकाल पाएंगे? कितना है? 122। ओके, तो M का वैल्यू हो जाएगा मास ऑफ KClO3 इक्वल टू देखे तो स्टूडेंट सही है। एक साथ मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका मोल के बदले मैंने ए लिख दिया, 2A था, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 122.5 और डिवाइड बाई 3, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर। उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, वेट ऑफ व्हाट? बोलिए बोलिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है? समझ में आ गया है? पार्थ प्रतिम, कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा। अब क्या निकालना है? वेट ऑफ, थर्ड क्वेश्चन। तो यहां देखिए, ये हम लोग को नोन हो गया, पता कर लिया, इसके हेल्प से इसको निकाल लिए, इसके हेल्प से ये निकाल लेंगे। यहां पे जो पोटेशियम का एटम है, जितना पोटेशियम, वही पोटेशियम तो यहां पर नजर आएगा। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू M1 है, करेक्ट। तो अगेन थर्ड क्वेश्चन के लिए अप्लाई, 11th क्लास के बच्चे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज सही कर लीजिए। बॉडी लैंग्वेज सही करने का मतलब है कि एकदम सिंसियर। आप लोग, मैं डांटने का मन नहीं कर रहा, नहीं डांटना चाहता हूँ, क्यों डांटेंगे? पढ़ने के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं। बट देखिए, मैं ऑलवेज पढ़ाने के लिए एक फाइल लेके आता हूँ, मतलब ये मेरा मूल कॉन्सेप्ट, राइट। तो टीचर जब इतना डिसिप्लिन तरीके से अपनी चीज़ों को संभाल के रखता है, तो आप तो स्टूडेंट हो, मतलब क्या सोचते हैं? बैग उठाए चल दिए? क्या करना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पता है, बस पहुंच जाना है कैटलिस्ट, बाकी राकेश सर संभाल लेंगे। भाई इसलिए क्लासेस आने पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि मेरा लाइफ आसान रहे।
वैसे ही कल गैसेस स्टेट एक फाइल बनाइएगा, कैटलिस्ट केमिस्ट्री असाइनमेंट, और केमिस्ट्री क्लास में वो लेकर आइएगा, चाहे यूज हो या ना हो। कल गैसेस स्टेट क्लास असाइनमेंट, और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉब्लम रहेगा। क्लास असाइनमेंट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास असाइनमेंट भी अगर आप लास्ट मोमेंट में देख लेते हैं, वो भी आपके जेईई मेन के एग्जाम के लिए मच मोर रहेगा। जेईई मेन तक मैं बात कर रहा हूँ। एट वर्स्ट सिचुएशन होता नहीं, कभी टाइम नहीं मिल रहा है, होम असाइनमेंट नहीं खत्म कर पाए, कैसे कम से कम टाइम में मेरा काम हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई POAC ऑन पोटेशियम। अब आप में से किसी का क्वेश्चन आएगा सर व्हाट क्लोरीन, क्लोरीन पे लगाएंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर से एक बार, इसका एम है, इसको मैंने M1 माना है, राइट। एम बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl3, सिर्फ आप लोग बोलते रहिए, एक क्या निकल गया रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोल इनटू Na, सर मॉलिक्यूल इनटू 1 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इसमें पोटेशियम का एटोमिसिटी 1 है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू M1 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl इंटू व्हाट Na इंटू 1। यहाँ से ओनली अननोन इज व्हाट M1, तो क्या M1 निकाल लेंगे, सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसको हटाया जाए। यहां देखिए स्टूडेंट, एक तो बैलेंस है, करेक्ट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से भी बना सकते थे, और आपको एक फार्मूला दिए थे, इसका मोल N1 मानते हैं, इसका मोल N2 मानते हैं, और इसका मोल N3, करेक्ट। N1 बाई 1, ऐसा एक कॉन्सेप्ट याद है आप लोग को, इसका अगर Na था तो ऐसे लिख सकते थे Na बाई A इक्वल टू व्हाट NB बाई B इक्वल टू, बट इसमें एक कंडीशन था, एक पूरा का पूरा इस तरफ जाना चाहिए, राइट। अदरवाइज लिमिटिंग रिएजेंट जहाँ पर रहेगा उसका इसमें हम लोग को फिर से देखना पड़ेगा। तो इस केस में तो क्वेश्चन पढ़कर ही लग रहा है कि इसका पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ है, एक क्वेश्चन का कंडीशन ही था। तो N1 बाई 1 इक्वल टू N2 बाई व्हाट 1 इक्वल टू N3 बाई, बोलिए 3 बाई 2। तो इस 3 बाई 2 को क्या 2 बाई 3 कर दें, ये सब कुछ बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग वीडियो भी तो फॉलो करते हैं, लाइव भी नहीं आते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे देखते रहे मैंने क्या किया। अब N1 के बदले इसका मास मान लेते हैं M, इसका क्या माने थे M1। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपको N3 तो पता है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ था ना, तो N3 पता है, N3 की हेल्प से क्या इन दोनों को इक्वेट करके N2 पता चल जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करके क्या N1 पता चल जाएगा, और N1 और N2 पता चल गया, एक लाइन का सॉल्यूशन, N1 पता चल गया तो यहाँ से इसका मास निकल जाएगा, और N2 पता चल गया तो इसका मास निकल जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड है, लिख लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या क्या लाना है, आरसी मुखर्जी लेकर आइएगा। यहाँ देखिए आरसी मुखर्जी और एक क्लास असाइनमेंट। आरसी मुखर्जी में मैं टिक लगाऊंगा क्या क्या सॉल्व करना है, ठीक है। और जिसको टिक लगाएंगे अभी उसी को अटेम्प्ट लीजिएगा, ना आगे ना पीछे। इसको हटाएं। चलिए अब एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जनरलाइज 99% में आपको काम में आ जाएगा। कि इन जनरल किसी भी मेटल नाइट्राइड को, कोई भी मेटल नाइट्राइड लिख लीजिए, सुनने से अच्छा लिख लीजिए। वेन मेटल नाइट्राइड, जहाँ भी नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइड बोलेंगे, यहाँ देखिए सब लोग, तब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 रहेगा। क्या रहेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। वेन मेटल नाइट्राइड डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस अमोनिया। इट प्रोड्यूस अमोनिया, एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका यही है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस बाय 10 ग्राम ऑफ Mg3N2। तो Mg3N2 मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहां देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मेटल नाइट्राइड में नाइट्रोजन तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इस मेटल का क्या होगा, इसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ाया है। एक रिएक्शन में 20 रिएक्शन आ गया है। फॉर एग्जाम्पल अब कल के डेट में एल्युमिनियम नाइट्राइड रहेगा, क्या रहेगा, इसमें वाटर करेंगे, अमोनिया, बैलेंस बाद में कर लेंगे, बट इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके। तो इनऑर्गेनिक हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक रिएक्शन बोलेंगे, एक बात बोलेंगे, उसमें 50 रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से 20 रिएक्शन आ गया। अब जितना भी मेटल नाइट्राइड है मोटा मोटी एक बार तो आइडिया लग जाएगा कि अमोनिया गैस आउट होगा। क्यों और कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं चलता है, मतलब ऐसा होता है, मतलब होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रटना है। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्या करना है, मेमोरी पावर केपी में नहीं गीगाबाइट में रखना पड़ेगा, A to Z रखना पड़ेगा। ओके क्या बोले, मेटल हाइड्रोक्साइड बिल्कुल प्रोड्यूस होगा इन जनरल। एक्चुअली यहाँ देखिए वाटर के साथ कर रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि मैग्नीशियम नाइट्राइड अमोनिया कैसे देगा, हाइड्रोजन तो कहीं से मिलना पड़ेगा ना। तो अब इसलिए एक्चुअली पूरा रिएक्शन ये था, करेक्ट। तो यहाँ से ये लेगा, नाइट्रोजन लेगा H+, क्या लेगा, तो रिलीज क्या करेगा, OH-, वाटर से H+ ले लीजिएगा तो रहेगा क्या उसके पास, तो जाएगा किसके पास, इसके पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 10 ग्राम और पूछा गया कि यहाँ से कितना बनेगा अमोनिया का। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वही नाइट्रोजन यहाँ रहेगा, तो किस पे POC लगा देना चाहिए, देखिए अप्लाई POC ऑन नाइट्रोजन। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, अगर POC से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कि सर बैलेंस करके सॉल्व कीजिए। तो इसमें आपके लिए एक बढ़िया बात ये रहता कि अगर ये सर अगर आपने बता दिया यहाँ पे रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन नहीं भी बताता तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इससे अमोनिया बन रहा है, राइट। कैसे बन रहा है भूल जाते हैं, बस यहाँ से POC लगाकर मेरा काम बन जाता। तो अप्लाई POC ऑन नाइट्रोजन। यहाँ देखिए मास बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। एक क्या, इससे क्या मिला एवरीवन, नंबर ऑफ मोल्स किसका, अब क्या मिला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां तक तो सबको नजर आ रहा है। और यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है, 2 इक्वल टू M बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 इंटू Na,
यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 1, ओनली अननोन इज व्हाट, हाँ मैं बोल दे रहा हूँ, ये मैं लिखा हूँ मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, मास बाय किसका मॉलिक्यूलर वेट, नहीं हाँ वो लिखा हूँ, उसके बाद n है n/2। देखिए अब यहाँ पे मेरा काम एक्चुअल में सिर्फ ए बोलना था, बाकी आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। अप्लाई पीओएस और नाइट्रोजन, ये काफ़ी हो गया, बाकी तो आपका सारा स्टेप बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे टोटल एटम ऑफ नाइट्रोजन इन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टोटल एटम ऑफ नाइट्रोजन इन राइट हैंड साइड। क्या यहाँ से एम का वैल्यू निकाल पाएंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, find the mass of copper nitrate, hydrated copper nitrate produced by dissolving 10 gram of copper in nitric acid। यहां देखेंगे एवरीवन, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रेटेड है बट सॉलिड फॉर्म में रहता है, आई सी, और कुछ कुछ में तो वाटर मॉलिक्यूल्स, लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है और फिर भी वो बिल्कुल पत्थर के जैसा दिखता है। फिटकरे, पोटासियम, राइट, नाम सुने पोटासियम, फिटकरे। तो उसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल 3 और डॉट 24H2O, कितना, 1 2 नहीं 24, और फिर भी किस फॉर्म में रहता है? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि वाटर है तो लिक्विड रहेगा भाई, सो मेनी कंपाउंड है जो हाइड्रेटेड है लेकिन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। क्या बोले? प्लीज़ क्वेश्चन सही से पूछिएगा, सुनाई नहीं पड़ता है। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारा कंपाउंड, सो मेनी कंपाउंड्स, बहुत सारा कंपाउंड है। चलिए, लेकिन पोटासियम का एक खासियत है कि उसको हीट करके अगर वहाँ से वाटर आउट कर देते हैं तो उसका जो एंटीसेप्टिक जो नेचर है, वो एंटीसेप्टिक है ना, लोग सेविंग करके उसको रब करते हैं तो उसका एंटीसेप्टिक, ये पूछा हुआ है, एंटीसेप्टिक कैरेक्टर खत्म होता है। दैट्स वाई उसको हम लोग डेड एलम बोल देते हैं। डेड एलम मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो इसको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट है एवरीवन। यहाँ पे इसका कितना ग्राम? 10 ग्राम। अच्छा एक मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए तो, मतलब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड में आप डिजोल्व किए हैं बस 10 ग्राम ऑफ कॉपर। यस, तो यहाँ का जितना भी कॉपर का एटम है वही कॉपर का एटम तो यहाँ पे रहेगा। तो विदाउट बैलेंसिंग क्या हम लोग बोल सकते हैं POAC ऑन कॉपर, POAC ऑन कॉपर। तो क्या, और कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5। तो एक क्या निकाले, बोलिए, मैंने क्या लिखा? मास ऑफ कॉपर बाय एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर एटम, नंबर ऑफ मोल्स I इंटू एन है, I इंटू व्हाट, ये हो गया टोटल कॉपर एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट, मस्ट बी इक्वल टू, इसका मास निकालना है, इसका मास m मान लेते हैं, m बाय इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, देखिए तो रेडीमेड कैलकुलेट करके दिया हुआ है, नहीं, ये क्या निकाल लिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर नाइट्रेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड I इंटू एन है, I इंटू व्हाट, 1। इसका 1 मॉलिक्यूल में कितना कॉपर का एटम है? 1 है। Na और Na आपस में कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट, आप बस लिखते रहिए और पीछे से फॉलो कीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा।
यहाँ ध्यान सुनिएगा, एक बार न्यूज में आया था कि लोहा काटने वाले गैस से फ्रूट को पकाया जा रहा है। देखिए कैसे न्यूज बनाया जाता है और उसको बार बार दिखा रहे हैं। मतलब दिखाने का मतलब ऐसा थोड़ा है कि आप वो, इसका मतलब कहने का सेंस ये हो रहा है ना कि फ्रूट्स खाएंगे तो अंदर में जाके कटिंग हो जाएगा। भाई फ्रूट पकाने के लिए उसमें थोड़ा सा एक केमिकल डाला जाता है पाउडर फॉर्म में, कार्बाइड। क्या डालते हैं? एक्चुअली उसका पूरा नाम है कैल्शियम कार्बाइड, करेक्ट। और कैल्शियम कार्बाइड ये आपके सिलेबस का पार्ट है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा भाई। कैल्शियम कार्बाइड में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हैं या वाटर, तो ए बनता है। जब मैं पढ़ाता रहूँ तो यहाँ देखिएगा, बाद में टाइम देते हैं आप लोग को लिखने का। एसिटिलीन, और एसिटिलीन गैस को हम लोग गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं। कौन सा वेल्डिंग में? गैस वेल्डिंग में। वेल्डिंग बहुत टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, और भी मोर देन 3 और 4 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होता है। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए। तो एक्चुअल में अगर एक तो यहाँ से क्या देख, ये हम लोग और भी यूज़ करते हैं किसको? फ्रूट्स को पकाने के लिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी आउट होता है, बट इसका एक लिमिट से अमाउंट से ज़्यादा डाल दीजिएगा। इसलिए कब देखते हैं उसके लिए एक पैरामीटर है, यहाँ हर कहीं पे कोल्ड स्टोरेज में एक पैरामीटर है कि इतना ही आप डाल सकते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब जल्दी से सामान को बेचने के लिए थोड़ा ज़्यादा डाल दिए, जो चीज़ में 2 दिन में होना चाहिए था उसको 1 दिन में कर दिया, राइट। एनीवे, तो अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने रिएक्शन आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस। एक किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। प्रोड्यूस बाय 128 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका मास देकर इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, इसका मास देकर इसका क्या पूछ रहे हैं? वॉल्यूम। कोई बात नहीं है, इसका मास से तो क्या मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हो गया। बट ऑलवेज आपको क्या बोले हैं कि थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई इसका मोल मान लेते हैं n, मान सकते हैं ना। और अगर n पता चल जाएगा तो क्या वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। कौन सा फार्मूला से? एक फार्मूला था वी वाई नंबर ऑफ मोल इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू मोलर वॉल्यूम। और जिस कंडीशन पे पूछा जा रहा है वो कंडीशन है मेरा एसटीपी, और एसटीपी पे 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। इसका मतलब मेरा क्रेडिट यहाँ पे है एन निकालने का। यहाँ का कार्बन, यहाँ पे जितना भी कार्बन है वही कार्बन तो यहाँ रहेगा, और मैं इसको बैलेंस न करके इसको पीओसी से ही बनाना चाह रहा हूँ। अभी आप बैलेंस करके भी बना सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पीओसी का एक लाभ यह है ना कि बैलेंसिंग के चक्कर से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। लिखिए अप्लाई पीओसी ऑन कार्बन। चलिए कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? निकाल चुके हैं। इसका है 40 और इसका कितना है? 24। तो 128/64, ये आपने क्या निकाला? मोल। आई इंटू वाट? एन ए आई इंटू 2। डायरेक्ट इसका मास न मान के मोल ही मान लिए हैं। आपको मास से मतलब है, मोल से मतलब है एटम को इक्वल करना है। एटम को इक्वल करना है, एन मान लिए, और एन इंटू एन ए क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। आई इंटू वाट? 2। क्या यहां से एन निकल जाएगा? अगर नजर नहीं आ रहा है तो यहां इस तरफ शिफ्ट कर जाइए बेंच पे। जानबूझ के कष्ट क्यों चल रहे हैं? इस तरफ शिफ्ट कीजिए। चलिए, और एन निकल जाएगा तो इस एन को इस एन से क्या हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे? कैलकुलेशन हो जाएगा एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मतलब बिना कैलकुलेट किए वैसे बोल दीजिए, ये था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग पे छोड़ रहा हूँ। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 6 का ऑब्वियसली न्यू बैच से क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ कि सॉल्व हो गया है। जो पहले से क्लास कर रहे हैं नहीं बस कर रहे हैं, जो न्यूली ज्वाइन किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। 1 2 3 देखिए तो थर्ड सॉल्व किए हैं। ये एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के टाइम पे क्वेश्चन लिया होगा। तो एक्सरसाइज 6 ऑलरेडी डन, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6 में 1 मिनट, जितना भी ऑब्जेक्टिव है लिख लीजिए, भूल जाइएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑल ऑब्जेक्टिव आर योर होमवर्क। एक्सरसाइज 6 क्लास असाइनमेंट का, एक्सरसाइज 6 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब आपका होमवर्क है, मतलब इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए उसका पेज को पलटते रहिए, देखिए तो कहीं पे आया स्टेचोमेट्री। यहाँ देखेंगे एवरीवन, जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं तो ऐसा मिलेगा आपको जिसमें स्टेचोमेट्री लिखा हुआ रहेगा। और आप लोग देखिए तो जो घर पे हैं पेज पलटते रहिए, मिल गया, ओके। मिल गया है ना सबको? प्लीज बात मत कीजिए। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 सब लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ, ये सॉल्व नहीं किया होगा मैं, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट प्रोड्यूस व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ 17.1 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट रुकेंगे। यहां देखिए स्टूडेंट, इन जनरल नॉन, इसको मैं तोड़कर समझाता हूं, ठीक है। इन जनरल नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होता है, राइट। तो इसमें रिएक्शन हुआ ऐसे होगा, ये तो बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं। लाइम वाटर किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम में हम लोग वाटर मिला दिए, लाइम वाटर, लाइम मतलब चूना, CaO, राइट। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं ब्राइटा वाटर। बेरियम हाइड्रोक्साइड है ही, बट इसका नाम क्या है? रायता नहीं, ब्राइटा वाटर। कौन सा वाटर? लिख लीजिए, स्पेलिंग कुछ भी लिख लीजिए, सेंस सभी समझ में आना चाहिए। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, नाम दे दिया गया, जिसके हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं वैसे ही ब्राइटा वाटर बोलता है। और एक्चुअली कहीं पे ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, ठीक है, कि दिस इज कैसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वैसे ही इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है। बट है तो बेस, क्या है? बेस है। CO2 में, मैं रिएक्शन को तोड़कर थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो एक्चुअली लाइम वाटर में हम लोग CO2 अगर डालते हैं तो कलर क्या होता है? मिल्की कलर होता है। मिल्की कलर क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिल्की कलर होने का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। अगर सॉल्युबल रहता तो ट्रांसपेरेंट रहता। लेकिन फिर ये भी देखे होंगे कि ज़्यादा देर तक अगर CO2 अगर डालते रहेंगे तो अगेन बिकम्स ट्रांसपेरेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम लोग हाफ पे भर देते थे माहौल बनाकर। 2 लाइन का बात है, इसको बोल रहे हैं हाँ ये होता है वो होता है, बट एक्चुअली तो रिएक्शन है। तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O क्या होगा? H2CO3। कौन सा एसिड?
कार्बोनिक एसिड। ये थर्मली हाईली अनस्टेबल है, स्टेबल है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल मतलब बनता है फिर ब्रेक हो जाता है। बट यहाँ पे अगर CO2 डाल रहे हैं तो पहले ये बना होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, और एसिड प्लस बेस बिकम्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। समझ गए? क्योंकि इसका जब सॉल्यूशन लिया होगा तो ऑब्वियसली एक्वा सॉल्यूशन रहा होगा। तो आज के बाद हम लोग हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 पास करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करेंगे तो क्या बनेगा जनरली, कार्बोनेट नहीं तो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये है करेक्ट। अब एक मिनट रुकेगा, और इस क्वेश्चन को सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोल दिया है तो स्टोइचियोमेट्री में लिया हूँ, इसको ज़्यादा बनता है सॉल्व करना स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट से, बट मेरा एक रहता है पता नहीं एक इंक्लिनेशन है कि POC की तरफ ज़्यादा रहता है, उसमें बैलेंस करने से बच जाते हैं। बट क्या यहाँ पे POC कार्बन, ठीक से बैठिए, POC कार्बन इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, नाम सुने हैं? आराम कोण, उसका कहीं कहीं पे देखते हैं रिपोज रहता है खुला हुआ, रिपोज वैसा जगह जहाँ पे बैठकर चाय कॉफ़ी आराम कर सकें। तो फ्रिक्शन में एक एंगल ही है, मैं पढ़ाऊंगा अभी सब आने वाला है, एंगल ऑफ रिपोज, मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ एंगल फॉर गिवन सरफेस ऑफ राइट, सो दैट ब्लॉक कैन स्टिल इन रेस्ट, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पे कार्बन पे POC अप्लाई करें या बेरियम पे, तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई यहाँ पे POC लगाने के लिए भी कॉमन सेंस चाहिए है कि प्रोडक्ट यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ए है तो प्रोडक्ट ये इसके अकॉर्डिंग बना होगा, ना कि CO2 के अकॉर्डिंग, ये तो एक्सेस में है राइट। दैट्स वाई अप्लाई, और ये दिया हुआ है, इसका कितना ग्राम है, 17.1 ग्राम, और इसका निकालना है ग्राम राइट। अप्लाई POAC ऑन बेरियम। देखिए मैं ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट, अगर ऑक्सीजन पे लगाता तो मुझे यहाँ पे भी देना पड़ता, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है तो वो इज इट कंपल्सरी कि सिर्फ यहाँ का ऑक्सीजन रहेगा, हो सकता है यहाँ का भी हो। तो ज़्यादा सेफ किस पे रहता था POC लगाना, बेरियम पे राइट। दैट बेरियम पे लगाना, इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए बेरियम पे लगाना ज़्यादा सेफ था। तो अप्लाई POC ऑन बेरियम, तो 17.1, इसका मोलर मास दिया हुआ है 131। ये क्या मिल गया आपको, बोलिए मोल। In2Na क्या मिल गया, या बनाते टाइम बोलते रहिएगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 131 तो एटॉमिक वेट दिया हुआ है ना, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का 131 प्लस 34 कर दें, सॉरी OA ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 32, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 प्लस 117 इंटू 2 में एक साथ कर दिया था, 17 इंटू 34, तो 131 प्लस 34 हाउ मच, 165। In2Na In2 इक्वल टू m बाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 131, और प्लस कार्बन का कितना 12 ना, कितना हो जाएगा 191। ये क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स इनटू व्हाट 1 ओनली। देखिए इन्हें सिर्फ बार बार क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के लिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ऐसे तो इन्हें कैंसिल ही हो जाता है। ओनली अननोन इज व्हाट m, कैलकुलेट कीजिए और आंसर मिलाइए, आंसर दिया हुआ है साइड में, आंसर लिखा हुआ होगा बोल्ड लेटर में, आ गया है। देखिए मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा कि ऑलरेडी
पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ है। तो जिस क्वेश्चन में जो बनता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसको किसी भी तरीके से खुद और सोचकर प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे। मतलब आपको क्वेश्चन बहुत मिलेगा, मतलब इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। फिर ये अभी क्या चल रहा है, क्लास असाइनमेंट भाई, मोल असाइनमेंट आना, सॉरी होम असाइनमेंट आना बाकी है, राइट। और उसके बाद RC मुखर्जी, फिर IIT क्वेश्चन बैंक। तो हम लोग को ऐसा लगता है ना कि पता नहीं मेरे टाइम पे मेरे साथ शायद जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वेस्ट हो जाएंगे, मतलब हम लोग से एक स्पेशल दुश्मनी रहेगा, कुछ अलग लेवल का दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे मन में भी यही रहता था कि मेरे साल में ही सब सारा कमाल कर देंगे। बट जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको प्रॉपर सिलेबस का पता रहता है, और जो क्वेश्चन खासकर IIT का सेट करते हैं दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस कम से कम रहता है। वो हम लोग जैसे नहीं रहते हैं कि हाँ 10 साल पढ़ाई क्वेश्चन सेट में लग जाएगा, क्योंकि IIT के एडवांस का क्वेश्चन पेपर का मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में कितना क्या पूछना चाह रहे हैं सब कुछ पता चलेगा। और ऐसा लग रहा है कि वही कन्फ्यूजन है कि क्या करेंगे, तो आपको क्या देंगे क्वेश्चन सेट किया, उनको ही पता चल रहा है कैसे करना है, इसलिए ऐसा नहीं रहेगा। और खासकर IIT का क्वेश्चन बैंक तो थोड़ा फॉलो किए होंगे, वो लोग क्या पूछना चाहते हैं ये बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है, क्लियर कट, उसमें कोई भी मतलब उलझुल जुलूल नहीं रहता है, उलझा हुआ बात, बिल्कुल क्लियर कट मुझे पूछना ये है। नीट और JEE मेन तक हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में कि पूछना कैसे पता ही नहीं चल रहा है, बट IIT एडवांस में बिल्कुल क्लियर कट रहेगा। नीट का भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन सब कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें कि क्वेश्चन सेट किया गया। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था एम्पिरिकल फार्मूला से, और निकालना था इसका फार्मूला C2H12 निकला। ये कभी पॉसिबल है? 2 कार्बन को 12 हाइड्रोजन मिलेगा? ऐसा कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है भाई, राइट। तो इसमें सबको उस टाइम पे ग्रेस मार्क्स मिल गया था। तो ऐसा नहीं कि सर अच्छा है तब तो अच्छा हो गया भाई, सबको मिला है तो सबका लेवल ऊपर उठा है। जैसे हम लोग खुश हो गए कि अच्छा मुझे मिल गया। अगर मैं कभी क्लास में बोलता हूँ कि सबको 4 मार्क्स देंगे तो देखते हैं सब लोग खुश हो गए, ये नहीं सोचे कि सबका लेवल उठ गया, तो रैंक पे क्या फर्क पड़ेगा। सर जिसको निगेटिव आ रहा था उसको तो फर्क पड़ेगा। हो गया, बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर देखिए, इनको मैं 10 मार्क्स दिया था, और जो आपका नीट और JEE मेन का फर्स्ट पार्ट टेस्ट हुआ था उसमें जिनका जिनका जितना मार्क्स आया होगा वो सारे स्टूडेंट आपका 10 ऐड कर दिया गया है। फिर भी सारे स्टूडेंट उसमें अपना मार्क्स 20 ऐड करके मार्क्स सोचिएगा। इसके जो टेस्ट में लिया था ना किसका, नीट का या JEE मेन का, वो जितना भी आपका मार्क्स या रैंक होगा सब लोग उसमें 20 मेरे तरफ से ऐड कर लीजिएगा। ये मजाक मतलब उसमें कुछ आंसर की रॉन्ग था तो ये मैं कंपनसेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि कुछ वेक्टर का भी जो क्वेश्चन था उसमें 7:1 होना चाहिए था, तो वो मतलब आंसर की, देखिए आंसर की में मेरा कोई मिस्टेक नहीं है, या तो जो टाइप करते हैं यानी तो ओरिजिनल सोर्स में गलत होगा। तो कुछ स्टूडेंट मुझे बोले तो मैं इसको कंपनसेट कर रहा हूँ कि 20 मार्क्स सबको उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। 6-7 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आंसर की पंगा है तो ऐड कर लीजिए। तो जिनका 172 आया होगा वो 192 सोचिएगा, ठीक है, और जिनका 100 आया होगा वो 120 सोचिएगा। और जो पेपर है JEE मेन का जो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, इस बात के लिए मैं एक दिन पेरेंट मीट करने वाला हूँ जूम पे, और आप लोग तो जूम पे पेरेंट को मीट करवा दीजिएगा ना, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि 100 और 120 130 मार्क्स को लोग बहुत कम मार्क्स मानते होंगे JEE मेन के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो चल रहा है 98% 10th वाला। तो एक्चुअली उनको समझाना पड़ेगा भाई बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट कि ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। 33% में IIT में सिलेक्शन होता है एडवांस का, तब तो बोलेंगे 33% क्यों लाए, राइट। 40% लाते हैं तो आपका 4000 रैंक आ जाएगा, लाइफ बन जाएगा। 52% लाते हैं मेरे जैसा तो विदिन 2000 रैंक आ जाएगा, 1920 19-20। 52% ही मेरा मार्क्स था IIT एडवांस में, राइट। इसलिए IIT वगैरह JEE मेन में जो भी बच्चे 100 प्लस या 120 प्लस में अगर जा रहे हैं तो दे आर गोइंग गुड,
वो फ्रस्ट्रेट मत होइए, धीरे धीरे बढ़ाइए मार्क्स को। 150 160 अगर कंटिन्यूस आना स्टार्ट हो गया बहुत बढ़िया है, कोई आपको एटलीस्ट जेईई मेन में जाने से नहीं रोकेगा, लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 10 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, पता ही है। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को 1-2 टेस्ट में अगर मार्क्स आता है वो लोग इतना फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं और फिर नीचे से टॉप करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए ऐसा भी मत कीजिएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर देंगे उनको कमिंग एग्जाम में मैं फिर से 5 मार्क्स दूंगा, ये 10 मार्क्स रिजर्व नहीं करता है। देख, कमिंग एग्जाम आने वाला है सेकेंड क्वेश्चन के लिए। लेकिन मार्क्स के बाद आता है पेन कैसे चलता है। लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत शॉर्टकट है, मुझे समझाइए क्या क्या किए। मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल होगा, तो इसका भी 1 मोल के लिए मतलब दिसंबर मोल के लिए दिसंबर मोल तो 0.92% प्योर था, तो 0.92 into m divided by molecular weight number of prepared moles। और कोई एनीवन? चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, इसको बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने मार्केट से 1 kg राइस परचेज किया, हाउ मच? और 1 kg राइस में सपोज कीजिए कि 50 ग्राम डस्ट निकल गया। डस्ट रहता है ना कभी कभी मिला हुआ, तो जो चावल बनाएंगे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनेगा खाने लायक, वो डस्ट का तो बनेगा नहीं। तो जैसे ही पानी में डालेंगे तो ख़त्म, तो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट कितना का मिलेगा। और अब आपको पता है कि यहाँ से खरीदते हैं तो 1 kg में 950 ग्राम ही मिलने वाला है, करेक्ट?
तो अगर आपको 2 kg राइस, एक्चुअल में 2 kg का भात बनाना है, राइट, तो उसके लिए 2 kg ही खरीद के लाएंगे या उससे थोड़ा ज़्यादा? रियल में मुझे 2 kg का चाहिए था, बट 1 kg में भाई 950 ग्राम ही मिला, करेक्ट? तो न्यूट्री मेथड ना, 1 kg में 950 ग्राम के लिए 1 kg, इसका मतलब 100% प्योर नहीं था तब, राइट? तो 1 ग्राम के लिए कितना kg? तो 2 kg के लिए कितना, राइट? तो क्या 2 kg ही डालेंगे या 2 kg थोड़ा ज़्यादा लेंगे? सेम सिचुएशन जो यहाँ पे देखना है, मार्केट से जो सोडियम कार्बोनेट परचेज किया गया वो 100% प्योर था या 92% प्योर था? इसका मतलब 8% कुछ और उसमें रहा होगा। तो जो 8% उसमें जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या? बट आपको जो मास पूछा गया है वो 100% प्योर का पूछा गया है या विथ 92% प्योरिटी? जो मार्केट से परचेज करके लाए 92% का प्योरिटी का, उसका मास पूछ रहा हूँ। किसका मास पूछ रहे हैं? जो रिएक्शन से सोडियम कार्बोनेट मिलेगा उसका नहीं, विथ 92% प्योरिटी का, जो एक्चुअल में मैंने लैब में लाया था परचेज करके। करेक्ट? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट ऑफ 92% प्योरिटी इज यूज्ड इन द रिएक्शन, बट रिएक्शन तो रियल सोडियम कार्बोनेट के साथ होगा। वो 8% जो उसमें इम्प्योरिटी है उसके साथ तो रिएक्शन होगा नहीं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वुड यील्ड 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो कौन सा सोडियम कार्बोनेट का मास पूछ रहे हैं? 100% प्योर सोडियम कार्बोनेट का या जो आपने लाया उसके बारे में? जो लाया परचेज करके। इसका मतलब मुझे जो इसका सोडियम कार्बोनेट का मास बताना है वो विथ 92% प्योरिटी का मास बताना है। मुझे क्वेश्चन समझ के, और आप लोग जो ने बनाया वो यही सोच के बनाया है, राइट? बट रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? रिएक्शन में तो जो पार्टिसिपेट करेगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ देखिए, आप जब क्वेश्चन बैंक को फॉलो करेंगे तो इसमें बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे, तो प्लीज़ यहाँ पे सीरियस रहिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट, एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन आपको, CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट अब प्लस NaCl। अच्छा बताइए स्टूडेंट, सॉल्ट और सॉल्ट के बीच में रिएक्शन होता है या नहीं होता है? सॉल्ट और सॉल्ट ही तो है, राइट? तो 2 सॉल्ट का को 1 मिनट कब होता है मैं बता रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। सिल्वर का बहुत सारा कंपाउंड, ऑलमोस्ट सिल्वर का कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है एक्सेप्ट फ्यू। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ सिल्वर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बट सिल्वर नाइट्रेट क्या है? हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को सिल्वर के कंटेनर में नहीं रखते हैं, रीजन? एक कहावत गांव में चलता है ना कि जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में, यस, सेम कहावत यहाँ पे हो गया। सिल्वर के कंटेनर में अगर नाइट्रिक एसिड को डाल देंगे तो क्या करेगा? उसको पोरस, उसमें पोर क्रिएट कर देगा, खा जाएगा। खा जाएगा मतलब रिएक्ट कर जाएगा, करेक्ट? सो हम लोग को थोड़ा बहुत कहीं कभी कभी सिखाया जाता है, हालांकि उतना हम लोग कहाँ केयर करते हैं। खाने को मिला, खाना स्टार्ट कर दिए। पर जनरली बोला जाता है कि गोल्ड क्यों इतना महंगा है? क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड नॉन रिएक्टिव है, और उससे भी ज़्यादा महंगा है प्लेटिनम, राइट? जैसे हम लोग बोलते थे गोल्ड में अगर डायमंड है, अब तो दूसरा कहानी हो गया, प्लेटिनम में डायमंड, राइट? मतलब लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि जैसे बहुत लोग को देखते हैं तो ये गोल्ड खरीद लो, तो एक होता है इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे 1% नहीं है, तो अगर 2 पैसा होगा भी तो मतलब, हालांकि होना चाहिए फॉर फ्यूचर पर्पस, बट पता नहीं, मतलब एक मैं लाइफ में पहना भी, देखो ये पहना हुआ हूँ, शादी में बहुत सारा मिला था। शादी हुआ था तो मतलब एक एक फिंगर में 10 है ना, एक एक फिंगर में 2 आ गया था। जो भी आया तो दिए थे, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था। तो शौक से बहुत सारा चेन वून भी बना, तो शौक से 2-3 दिन पहने वो तो खोल के रख दिए। अरे ये जो मिला है वो मैं खुद से बनवाया हूँ। माँ एक दिन बोल दी कि सोने का
कुछ पानी जाना चाहिए नहाने के टाइम पे, ऐसा कुछ बहुत सारा कन्वेंशन है भाई गांव में। नहीं कुछ होते रहेगा तो बहुत सारा चीज़ आएगा। IIT नहीं हो रहा था तो कि माँ का प्रेम, मतलब IIT नहीं हुआ था भाई, वो 7 डेज तक खाना नहीं खाए थे। मतलब मुझसे ज़्यादा धक्का उन्हीं को लगा था, शौक। फर्स्ट टाइम नहीं, उनको लग रहा था कि पता नहीं बाकी लोग तो सेटल हो रहा है, इसका क्या होगा। तो कम से कम अब 1 बाई 1 बहुत जगह का एक होता है मन्नत मांगना, जगह जगह मंदिर में जाके मन्नत मांगे, यहाँ पे इतना चढ़ाएंगे, यहाँ पे इतना चढ़ाएंगे। तो एक जगह पे मांगे हुए हैं कि 100 kg घी का लड्डू चढ़ाना है, बस वही एक, बाकी जगह धीरे धीरे करके उतार दिया गया मन्नत। तो ये होता है। इसलिए आप लोग कभी कभी मैं डांटता या बोलता होगा तो लगता होगा कि अच्छा ये तो सर ऐसे ही बोलते रहते हैं। भाई पेरेंट्स के इमोशन को बहुत फील करना है। उनके पास हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा हो, बट वो किसी काम का नहीं। अगर आप सेटल कर जाइएगा ना, 2 पैसा का भी आप करियर बना लिए तो उसमें उनको ज़्यादा खुशी मिलेगा। नहीं तो इतना प्रेशर में रहते हैं पेरेंट्स, क्योंकि उनका भी तो एक टाइम आ रहा है ना भाई, रिटायरमेंट लेंगे और चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले आप सेटल हो जाइए, कितना भी पैसा हो। लेकिन आप एक सही इंसान नहीं बने पढ़ लिख कर, बेकार है। और सही इंसान बनकर 2 पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल सार्थक हो गया। तो यहाँ देखिए ए भी सॉल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ए भी हाईली सोल्यूबल वाटर, एक क्वेश्चन आ जाएगा, और ए भी हाईली सोल्यूबल वाटर, राइट। बट दोनों का अलग अलग कंटेनर में है और सेम कंटेनर में डाल देंगे। तो इसका यहाँ देखिएगा, तो इसमें आपके पास कितना आयंस है? 4 आयंस है ना, Ag + NO3 माइनस Na + Cl माइनस। उसमें 2 आपस में आयन ऐसा बताइए जो आपस में कंबाइंड होकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, AgCl। सिल्वर को खास इफेक्शन होता है, खास ग्रुप के लिए है, वो है हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ का Ag+ इसके साथ क्या कर जाएगा? आपस में कंबाइन होकर AgCl इन सॉल्युबल वाटर, तो क्या बन जाएगा? AgCl प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन से आउट। और क्या बनेगा? और ये रिएक्शन इरिवर्सेबल रहेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल। तो वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है, 2 टाइप का रिएक्शन इरिवर्सेबल होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेट होकर सॉल्यूशन से आउट हो रहा है, और वैसा रिएक्शन जिसमें गैस आउट हो रहा है। और अगर वो ओपन कंटेनर में है तो गैस तो चलता बाहर जाता रहेगा, तो भी रिएक्शन रिवर्सेबल रहेगा या इरिवर्सेबल? तो वैसे ही ए सॉल्ट और सॉल्ट भी आपस में रिएक्शन कर सकता है इस टाइप का सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए और ए, बट कैल्शियम कार्बोनेट कहीं ना कहीं थोड़ा लेस या इनसॉल्युबल वाटर, मोटा मोटी मान के चलिए। तो यहाँ पे इसका कितना ग्राम? 1 ग्राम ना, तो इसका m ग्राम मान लेते हैं। बट यहाँ पे POAC किस पे अप्लाई करें स्टूडेंट? कार्बन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ का कार्बन ही तो यहाँ पे रहेगा, तो POAC ऑन कार्बन। बट यहाँ से POAC ऑन कार्बन से जो m का वैल्यू मिलेगा वो मेरा आंसर रहेगा या आंसर कुछ और रहेगा? ये जो यहाँ जो m का वैल्यू मिलेगा वो तो रियल मिलेगा, प्योर का, करेक्ट। यहाँ से वापस निकालना पड़ेगा, कौन सा? यहाँ से मिल जाएगा 100% प्योर, पर आपने मार्केट से 100% प्योर लाया था या 92% प्योरिटी के साथ, तो वहाँ से 92% प्योरिटी का निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो POAC ऑन कार्बन m बाई इसका कितना मोलिकुलर वेट? 106 इंटू व्हाट? Na इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई 100 इंटू Na इंटू 1। Na आपस में कैंसिल, तो m का वैल्यू कितना? 1.06 ग्राम, 1 पॉइंट। बट दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। ये तो हो गया प्योर सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? अब इस टाइप का कहीं भी दोबारा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अब आपको सोचना है, ठीक है। लेट m डैश मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कितना % प्योरिटी? 92% प्योरिटी। देखिए तो ये लिख सकते हैं,
एम डैश है मास ऑफ इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट का, तो एम डैश का 92% ही तो प्योर रहेगा। एम डैश में कितना परसेंट रहेगा सोडियम कार्बोनेट? एम डैश है टोटल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसमें प्योरिटी कितना है? सिर्फ 92%। तो उसमें एम डैश इंटू 92/100 करेंगे तो क्या मिलेगा? प्योर सोडियम कार्बोनेट। अब प्योर सोडियम कार्बोनेट तो हम लोग को मिल चुका है, तो क्या यहाँ से एम डैश मिल जाएगा? एम डैश इक्वल टू 1.06 इंटू 100/92। तो आप में से कुछ लोग शायद ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सॉल्यूशन एवरीवन? चलिए चलिए, मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास 2000 ग्राम कुछ है, 2000 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ही है, करेक्ट? बट मैं आपको बोला कि जो 2000 ग्राम लाए हैं वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। क्या है? और मैं बोला कि इसमें प्योरिटी 80% ही है। भाई कितना है? 80%। देखते हैं कभी कभी आपके लेन में या गली में हनी बेचने के लिए आते हैं, तो उसमें शुगर सिरप मिलाया रहता है, चीनी का चाशनी, राइट? देखने में तो उस टाइम पे लगता है, बट क्या प्योर हनी रहता है? नहीं रहता। प्योर रहता है इम्प्योर। तो उनका प्योरिटी भाई 50-50% रहता है। कुछ दिन खरीद के रख दीजिएगा ना तो नीचे जमा हो जाएगा शुगर, करेक्ट? तो इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ जो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं डाबर वाला नहीं, इसलिए वैसे ही है कि ये जो लाया, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 80% इसमें प्योरिटी है। तो 2 kg में कितना प्योर सोडियम कार्बोनेट? तो ऐसे ही करेंगे ना, करेक्ट? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एम डैश मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्योर सोडियम कार्बोनेट लिखा या विथ 92% प्योरिटी? तो विथ 92% प्योरिटी ही हो गया इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर लिए, अदर बोलते क्या? इम्प्योर, राइट? इसका मतलब एम डैश क्या है मेरा? प्योर या इम्प्योर? इस इम्प्योरिटी में कितना परसेंट मिलेगा मुझे? 92% क्या मिलेगा? प्योर। तो एम डैश इंटू 92/100 इक्वल टू प्योर सोडियम कार्बोनेट। और ये एम जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं? इक्वल टू एम कर दिए। बट आपको क्वेश्चन में एम पूछा गया है या एम डैश पूछा गया है? तो एम डैश निकल जाएगा यहाँ से, ये तो था। हाँ, मतलब यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन में वो पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। अब प्लस उसके लिए आपको एक चैप्टर ही है जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस, प्रैक्टिकल के लिए, राइट? उसमें एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, उसमें सब कुछ रहता है। बट दैट चैप्टर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस और IIT एडवांस, नॉट फॉर JEE मेन एंड नीट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सब लोग ट्राई कीजिए। ये एक्सरसाइज 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज बात मत कीजिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले समझिए। ऑन हीटिंग ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ, इस क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व कीजिए, साथ साथ सोल्व करते हैं। ऑन हीटिंग ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोरेट शोज ए वेट लॉस ऑफ 0.384 ग्राम। यहां तक समझ में आ गया? तो भाई वेट लॉस किसके वजह से होगा? ये है रेसिड्यू बचा हुआ, और अगर वेट लॉस हो रहा है और गैस है, इसका मतलब ओपन कंटेनर रहा होगा। क्या क्लोज कंटेनर रहता तो वेट लॉस होता? नहीं होता, गैस उसी में फंसा रहता, राइट? तो इसका वेट लॉस हो रहा है किसके वजह से? ऑक्सीजन की वजह से।
व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कैल्शियम क्लोरेट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज। ये अब सेकंड जो लास्ट में लाइन है वो अलग क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप इसका यहां देखिएगा एम कितना है, ये डिकम्पोज्ड या टेकन, ये आपने इतना लिया और अभी आप एक मिनट, अभी आपको नहीं पता है कि इसका कितना परसेंट है। अगर ये पता ही रहता तो हम लोग क्यों पूछते हैं, क्वेश्चन क्यों क्रिएट करते हैं कि कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ, राइट। तो मान लेते हैं कि इसमें से m डैश ग्राम चला गया, ये क्या हुआ, m 4.9 ग्राम लिया गया है, बट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम इसे पूछा गया है कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन, रुकिएगा, तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन इक्वल टू मास डिकम्पोज्ड और डिवाइडेड बाय मास टेकन इनटू 100, करेक्ट। मास डिकम्पोज्ड डिवाइडेड बाय मास टेकन इनटू 100, करेक्ट। तो अगर एम डैश पता चल जाए तो क्या परसेंटेज निकल जाएगा, और एम डैश कैसे पता चलेगा, तो वेट लॉस किसके वजह से हुआ है, इसका मतलब जो वेट लॉस हुआ है उसका कितना मास दिया हुआ है, इसका मतलब 0.384 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन है। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन पे पीओसी लगाकर एम डैश निकाल लें, किस पे पीओसी, पोटेशियम पे या ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे लिखे, अप्लाई पीओसी ऑन ऑक्सीजन, बट वो पीओसी से एम मिलेगा या एम डैश, एम डैश मिलेगा। अप्लाई पीओसी ऑन ऑक्सीजन, एम डैश वाई इसका कितना मास था 122.5 ना, 120 मोलर मास 122.5 इंटू एन ए इंटू कितना स्टूडेंट 3 इक्वल टू 0.384 और डिवाइड बाई कितना करें 32 इंटू ये क्या मिला सर, मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मोल मत बोलिएगा पूरा बात बोलिएगा, एटम का मिला है या मॉलिक्यूल्स का, मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इंटू एन ए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट, इंटू एक ऑक्सीजन में कितना एटम 2 एटम। तो क्या यहां से एम डैश निकल जाएगा, एम डैश का वैल्यू कितना है फर्स्ट, एम डैश के लिए 0.384 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2 इंटू 122.5 डिवाइड बाई 3, इतना काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हो गया। एम डैश कितना आया 0.9 992 99 तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन कितना हो जाएगा 0.98, ये डिकम्पोज किया, लिए कितना था स्टूडेंट इंटू कितना 100, एग्जैक्ट 20%, नहीं ये कितना परसेंट 20%। इफ इसमें अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, सेकंड क्वेश्चन बाकी है।
अभी देखिएगा उस तरफ के एक क्लासरूम में टेस्ट चल रहा है। टेस्ट फॉर व्हाट? टर्म फर्स्ट। उनको अभी तक 8 टेस्ट ले चुका हूँ, डेली टेस्ट ले रहा हूँ। आज बायो का, तो कल केमिस्ट्री का, परसों फिजिक्स का, तरसों मैथ का, और डिटो सेम पैटर्न जो टर्म फर्स्ट में आने वाला है। तो मैं अपने तरफ से कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि आप लोग का भी 12th का टर्म आएगा बोर्ड, तो सारा बोर्ड का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी आप कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। 11th का फाइनल का टेंशन मेरे ऊपर मत छोड़िए, 12th बोर्ड का, ठीक है? क्योंकि 11 स्कूल का जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो भाई मैं नहीं संभाल सकता हूँ। तो लोग कुछ भी पूछ लेते हैं ना। इस स्कूल में केमिकल संभाल सकते हैं, इसको निगेटिव वे में मत लीजिए, बट इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, वहाँ पे आयनिक चल रहा है, वहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रहा है, तो यहाँ पे जीओसी चल रहा है। बेचारा टीचर क्या करेगा? सीबीएसई का तो डिफाइन है ना, दिसंबर में टर्म फर्स्ट होगा, ये पूछेंगे। तो इंडिया में जितने भी सारे सीबीएसई का स्कूल है या बोर्ड, सारे बच्चों का सिलेबस पता था, हम लोग को भी पता है, वही पढ़ाएंगे। तो यहाँ तो कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि पढ़ाना क्या है। अभी तो यहाँ पे 10 स्कूल है, पूरा मैं ही कन्फ्यूज हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। पता है क्या मुझे? आपके स्कूल में कुछ और चल रहा होगा, और 2-2, 3-3 चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा होगा, तो भाई कैसे होगा? समझ रहे हैं मेरा मंजूरी? और उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई फर्स्ट टर्म से पहले सिलेबस को फिनिश कर दूंगा। फर्स्ट टर्म का ख़त्म कर दिए। कल ऑर्गेनिक का लास्ट थ्योरी क्लास में लिया था, पूरे ऑर्गेनिक का नहीं, टर्म फर्स्ट का। और जो थ्योरी पढ़ाया था सिर्फ टर्म फर्स्ट के लिए नहीं, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो IIT एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। अब 5 दिन अगर ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करवा दिए, कहानी ख़त्म, पूरा हो गया। इसलिए जिस चीज़ के लिए आप इतना घबरा रहे हैं वो कुछ है ही नहीं, बोर्ड। चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज टू गिव 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या आप लोग से बन जाएगा? KCl प्लस कितना ग्राम चाहिए? तो इसके लिए एम कितना होगा? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, राइट? इस सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट से कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे फिर से POS एम बाई, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट, आप लोग पकड़िए कि मैंने क्या किया। एम बाई दिस इंटू दिस इक्वल टू, अगर मुझे बनाना रहेगा तो मैं ये काम करूँगा। आप लोग समझाने के लिए स्लो रहते हैं। एक लाइन में हो गया, यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज द आंसर। ओके, आंसर आ जाएगा, बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? यहां देखिए स्टूडेंट, एक मिनट टाइम दीजिए। फास्फोरस के लिए एक टर्म होता है फास्फोरोसेंस, कहीं पे मिलेगा, फास्फोरस का आपका सिलेबस का पार्ट है। तो फास्फोरोसेंस बोलता है कि फास्फोरस टॉक्सिक है। कितने टाइप का फास्फोरस? वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो एक्चुअली रेड वाइट फास्फोरस इज जस्ट लाइक मोम, क्या उसको बोलते हैं, वैक्स, राइट, मतलब सॉफ्ट। तो उसको एक्चुअल में डार्क में भी रख दिया जाएगा तो उसमें स्लो कंबसन होते रहता है। स्लो कंबसन इन दिस, अगर डार्क में भी है तो थोड़ा चमकते रहेगा, ड्यू टू स्लो कंबसन विथ ऑक्सीजन। तो वाइट फास्फोरस का देखते हैं ऑफलाइन क्लास आने से कितना फ़ायदा है। साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, राइट? आया कीजिए, थोड़ा तो रिस्क है
बट वो ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल है। बहुत ज़्यादा डर रहता तो मैं खुद ही नहीं बच्चों को बुलाता। आप लोग तो कम से कम भाई लगाए रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में तो मैं हूँ। मैं तो सुबह शाम तक डाउट ही बता रहा हूँ, राइट। अब सुबह शाम तक कितना लोगों को बोलते रहेंगे कि आप सामने से आइए। थोड़ा मेंटेन करना चाहते हैं बट हो नहीं पाएगा। खैर डोज तो ले लिया गया है, डबल डोज, बट उसमें भी सेफ नहीं है कि हाँ एकदम बिल्कुल आप सिक्योर हो गया, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये होता है P4 का स्ट्रक्चर। किसका? ये आपको सिलेबस में है, फास्ट में पढ़िएगा। और क्या है P4O10 ना, यहाँ देखिए ट्रिक, कितना ऑक्सीजन खर्च कर दिए? 4। अभी कितना बचा हुआ है? 6। अभी कितना खर्च कर दिए? 8। 2 और बचा हुआ है। मजाक मजाक में P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। दिस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? P4 ड्रॉ कर लीजिए। अब P4O6 रहता तब कैसा होता? 4 ए रहता और 2 डायगोनल वाला रहता, 2 ए और ए नहीं रहता, ठीक है। तो P4-6 का वो स्ट्रक्चर होता। बट इसमें इस क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं था, मैंने जस्ट ऐसे ही टाइम वेस्ट कर लिया। बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें डायगोनल में जो रहता है उसमें कितना ऑक्सीजन रहता है, तो स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी आप आंसर दे पाइएगा। P4O10 और कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा? ये हो गया नॉन मेटल का ऑक्साइड, एसिड, और ये क्या हो गया? बनता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब एक मिनट, इसका बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट है? अगर विदाउट बैलेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या अप्लाई कर दीजिए? अब क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड व्हेन इट रिएक्ट विथ 852 ग्राम ऑफ। इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, विदाउट बैलेंसिंग या विथ बैलेंसिंग? विदाउट बैलेंसिंग अगर सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए तो M1, ध्यान सुनिएगा, M2, M3, M1 के हेल्प से आपको M3 निकालना पड़ेगा, थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। M1 के हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा? M3। POC किस पे लगाकर? फास्फोरस, ऑक्सीजन पे नहीं, किस पे? फास्फोरस, क्योंकि यहाँ का फास्फोरस यहाँ रहेगा। और फिर M3 के हेल्प से M2 लगाना पड़ेगा, किस पे? POC लगाकर कैल्शियम पे। समझ गए? ऑक्सीजन पे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। तो आपकी मर्जी है, चलिए POC से सॉल्व कीजिए। और आपको इसमें नोन क्या है, यहां देखिएगा M1 नोन है और M2 M3 अननोन है। तो M2 M3 अननोन है तो 2 इक्वेशन तो डेवलप करना पड़ेगा, ये तो रूल है, जितना अननोन उतना इक्वेशन। तो अप्लाई POAC ऑन फास्फोरस, M1 बाई P4O10 का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा एवरीवन? तो फास्फोरस का एटॉमिक वेट था 31, 31 इंटू 4 और प्लस 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 284 M1 बाई 284 इंटू Na इंटू 4 इक्वल टू M3। कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 300। मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हैं, 310 है ना, इंटू Na। इसका एक मॉलिक्यूल में कितना फास्फोरस? 2, ये होल 2 है, राइट।
यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बस अभी आप लोग इतना बताइए, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना फास्फोरस रहेगा? 1 रहेगा या 2 रहेगा? होल 2 है, 2 रहेगा। तो क्या देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका पर्पस है, M3 तो पूछा नहीं गया है, कैलकुलेशन सबसे लास्ट में कीजिएगा तो थोड़ा आपको मेहनत बच जाएगा। तो यहाँ से M3 को बस M1 के टर्म में लिखिए अभी। तो M3 इक्वल टू कितना? 4m1/284 इंटू 310/2, करेक्ट। बाद में M1 का वैल्यू पुट कर लेंगे एक साथ। M3 अब आपको निकल गया। अब किस पे POC अप्लाई कर दीजिए, POAC ऑन कैल्शियम। तो क्या लिख सकते हैं? M2 कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट 56 ना, 56 इंटू Na इंटू 1 इक्वल टू व्हाट? M3Y। बोलिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इंटू Na इंटू व्हाट? 3। वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ से M2 कितना हो जाएगा? M2 इक्वल टू M3/310 इंटू 3 इंटू 56। देखिए तो सही है। अब M3 का वैल्यू पुट कीजिए। तो M3 का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मुझे निकालना तो था M2, तो M3 का वैल्यू पुट करेंगे तो M3 का वैल्यू वहाँ पे है 4m1 डिवाइडेड बाई 284 इंटू 310/2। और ये सिर्फ आपने M3 के बदले अब लिखा है, राइट। 310 इंटू 3 इंटू 56। नहीं लगता कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने से बच गए? और भी बढ़िया बात रहा कि ये डिवाइड बाई 310 है, तो इसको 310 को यहाँ पे कर दें एवरीवन। 310 आपस में कैंसिल हो गया। क्या यहाँ से M2 का वैल्यू निकल जाएगा? M1 आपके हाथ में है, कितना था? 852 ग्राम। तो लास्ट में कैलकुलेट करके कितना आंसर आया है? 1008 ग्राम। दिस इज आंसर। तो अब देखिए, ये चीज़ आपको कोई सिखाएगा नहीं कि कैलकुलेशन में आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे मेरे माइंड में था कि ओके, मुझसे M3 तो पूछा नहीं गया है, तो M3 का यहाँ पे कैलकुलेशन करके टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, इसको M1 के टर्म में ही रख लिए। तो ये चीज़ आपको खुद एग्जाम देते हुए पता होना पड़ेगा कहाँ पे आपको टाइम बचाना है, क्योंकि मेन एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा पंगा रहेगा, राइट। वहाँ पे 1 मिनट, जैसे अभी लगता है ना 1 मिनट ही तो है सर, वी हैव सफिशिएंट टाइम, पर 3 आवर जहाँ पे चलता है ना, घड़ी टिक टिक करते रहता है, तो हम लोग परेशान रहते हैं उसका आवाज़ सुनकर। और सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है जब 15 मिनट पहले अलार्म बजता है, उस टाइम पे तो बिल्कुल ब्लैंक। बट आप लोग को ऐसा नहीं होने देंगे। वहाँ तक आते आते इतना टेस्ट ले लिया जाएगा कि एग्ज़ाम का फोबिया ही ख़त्म, प्रोवाइडेड अगर सेंटर पे आकर आप टेस्ट देंगे तो। अब कैसे टेस्ट लेंगे? देखिए ना, इतने सारे स्टूडेंट हैं, DPP मेरा नहीं, DPP टेस्ट तो होगा ही, पर सारे बच्चे आएंगे तो सब लाभ उठाएंगे, आते ही नहीं हैं। मतलब वो एक हो गया, उसमें कोरोना का भी तो बहुत बड़ा पंगा है। आने से ही तो हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट मंडे देयर इज नो क्लास। हाँ, गांव जा रहे हैं नेक्स्ट मंडे ही, बट 10 दिन नहीं, मैंने तो पहले प्लानिंग किया था कि 10 दिन मैं क्लास ऑफ ही रखूँगा। एग्ज़ाम तो पहले से अनाउंस है 5 दिसंबर। नहीं बोली तो उन सबसे मुझे ऊपर रखिए। इतना स्कूल है कि सबका अगर केयर करना स्टार्ट करेंगे तो फिर नहीं, सच बता रहा हूँ। अभी जैसे होली जाली में एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ दिन में डॉन बॉस्को में चलेगा,
फिर 4 MVM है, साउथ पॉइंट है, राइट, फिर इधर HKV है, स्वदेशी है, इतने सारे स्कूल है, कितना केयर कीजिएगा। फिर फैकल्टी है, इसलिए उन सब चीज़ से मैं अपने आप को ऊपर उठा लिया हूँ। हाँ, बोर्ड के लिए जो 12th का बोर्ड का टर्म 1, देखिए 15 दिन पहले से मैं ही केयर कर रहा हूँ, क्लास को कम कर दिया, जितना भी 2 साल में पढ़ाएं सबका रिवीजन कीजिए, बट अभी तो फुल स्विंग में क्लास चलने दीजिए। यही होगा ना कि 10% कम या ज़्यादा, बट अभी तो हम लोग जिस पाथ पे हैं, मेरा बोर्ड टारगेट है और नीट, नॉट इंटरनल एग्जाम। तो जब भी क्लास मोल कॉन्सेप्ट का होता है उस टाइम पे आपको क्या क्या लेकर आना है कैटलिस्ट में? यस, RC मुखर्जी लिख लीजिएगा भाई, वहाँ पे भूल जाइएगा, RC मुखर्जी एंड कैटलिस्ट का असाइनमेंट। और ऑल स्टूडेंट जो वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए भी खास एक मैसेज है कि प्लीज़ लाइव आ जाया कीजिए, सुन रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और आप लोग को एक कंसंट्रेशन का असाइनमेंट ग्रुप में शेयर करूँगा, और जो लोग यहाँ पे क्लासरूम बैठे हुए हैं सबको कंसंट्रेशन का असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, राइट। उस कंसंट्रेशन का देखिए किसी के पास है आज जो डिस्ट्रीब्यूट किया कंसंट्रेशन का, उस कंसंट्रेशन का असाइनमेंट में मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने खुद से कंसंट्रेशन का, प्लीज बात मत कीजिए, क्या मैंने कंसंट्रेशन का एक्सरसाइज 1 से 7 तक सॉल्व कर दिया? सेवन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 7 का रहने दीजिए, बट 7 का 1 या 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में 3rd, ओके 7 मेरे लिए छोड़ दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में 3rd तो सॉल्व हो गया है। आपको ड्यूटी देता हूं 1 और 2 ट्राई करना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशंस लगाकर, रेडॉक्स तो पढ़ा चुके ना, तो 1 और 2 खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। 6 तक तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, एक कॉन्सेंट्रेशन का एक्सरसाइज 7 का 1 और 2 सॉल्व करना है घर पे, और कॉन्सेंट्रेशन का एक्चुअली एक्सरसाइज 8 से जो दिया था वो था होम असाइनमेंट, जिसको मैंने यहां पे दे दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन का एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ज्यादा नहीं 144 तक सॉल्व, ट्राई नहीं करना है, सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको 20 डेज का टाइम देते हैं, हो जाएगा। बहुत बढ़िया कलेक्शन है, सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं बनेगा मेरे लिए सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है, लीजिए।